गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप भार्गव, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। देखो बच्चों, आज हम बात करते हैं द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। बच्चों, पहले तो हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं, इसकी समरी समझ लेते हैं। उसके बाद जो इसमें पोर्शन ऐड किया गया है, जो नई चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, फिर दूसरी वीडियो में उनकी बात करते हैं और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उसकी बात करते हैं। देखो, चैप्टर है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्राइसिस होता है संकट। डेमोक्रेटिक ऑर्डर यानी कि देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि उस पर संकट कब आया, कैसे कैसे आया, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया होगा। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के अंदर बात की गई है इमरजेंसी की, यानी आपातकाल की। अब आपातकाल क्या चीज़ होती है, ये 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मुझे पता है कि वो दौर भी आपका ऐसे ही निकल गया, उसमें आप डिस्टर्ब हुए हैं, वो पढ़ाई भी आपकी अच्छे से नहीं हो पाई है। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में मोटी मोटी बात बताना चाहूँगा। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल, ये पिछले साल टॉपिक आप लोगों के पास था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपातकाल 3 तरीके से लगता है देश में, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और 360। इन दोनों की बात यहाँ पे नहीं है, बात हम खाली इसकी करेंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है जो देश में आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। ये वाला होता है जो स्टेट के अंदर लगता है, राज्य के अंदर जो लगता है। और ये होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। यानी जब देश की कह रहा, किसी राज्य की इकोनॉमी बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो तब ये वाला आपातकाल लगता है, या देश में भी लग सकता है। बात हम आर्टिकल 352 की कर रहे हैं। हमारे संविधान में एक आर्टिकल 352 बताया गया है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि देश में इमरजेंसी कब कब लग सकती है। तो देखो, पहला पॉइंट है इसमें वार, लड़ाई के दौरान, जब देश में मतलब हमारी लड़ाई चल रही हो किसी जैसे पाकिस्तान या चीन के साथ चल रही हो, तो इमरजेंसी लग जाती है। या कोई एक्सटर्नल अटैक भी वही चीज़ होती है, किसी देश ने आपके ऊपर हमला बोल दिया है तो इमरजेंसी लग जाती है। एक होता है आर्म्ड रेबिलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह, सैन्य विद्रोह, देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गया है, हथियारों के साथ देश के अंदर ही विद्रोह हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि 1978 से पहले ये वर्ड हमारे संविधान में नहीं था, आर्म्ड रेबिलियन, ठीक। इसकी जगह क्या होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक गड़बड़ी कहते हैं जिसको हिंदी में। इंटरनल डिस्टर्बेंस का इतना ज़्यादा दुरुपयोग हुआ कि इंदिरा गांधी के टाइम में इस वर्ड को बेस बना करके पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई, केवल अपनी सरकार बचाने के लिए, ठीक। उनका लालच था अपनी सरकार में बने रहना और देश में इमरजेंसी लगा देना। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी नहीं समझे होंगे कि सर इमरजेंसी तो लगा दी, लेकिन इमरजेंसी का मतलब क्या है क्या ये इमरजेंसी। तो बच्चों समझो, इमरजेंसी क्या चीज़ है। इमरजेंसी के दौरान, ये भी पिछले साल आपने पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि 1 साल तक देश के जितने भी स्टेट हैं, हमारे जितने भी राज्य हैं, उन सब की कानून व्यवस्थाएं, उनकी शासन व्यवस्थाएं, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। स्टेट की गवर्नमेंट कठपुतली बन जाती है उस वक्त, ठीक है। सारी व्यवस्था सेंटर के हाथ में आ गई। ऐसे मान लीजिए कि कुछ समय के लिए ये जो आपका फेडरल सिस्टम होता है ना, ये जो फेडरल है, ये कुछ समय के लिए यूनिटरी बन जाता है, ठीक। ये जो संघ व्यवस्था है, जिसको हिंदी में संघ कहते हैं, ये जो संघ व्यवस्था है कुछ समय के लिए एकात्मक हो जाती है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। कुछ समय के लिए एकात्मक हो जाता है पूरा देश। यानी कि मैंने एक बार क्लास में बताया भी है ये चीज़, ये देश है हमारा, ये स्टेट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे स्टेट्स हैं, ये सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंटर से स्टेट की तरफ, इस तरह से, ठीक, इसको कहते हैं फेडरल सिस्टम। और अगर स्टेट की पावर सेंटर की तरफ आ रही है, इस तरह से उल्टा आ रहा है मामला, तो इसको कहते हैं हम यूनिटरी सिस्टम, जैसे चाइना वगैरह में। खैर, अब हम अपने चैप्टर को समझते हैं फटाफट। देखो बच्चों, इसमें बताया क्या गया है, इस इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि मतलब किस तरीके से एक टाइम था 1967 का,
और 1967 से लेके 1975 तक 75 के दौरान किस तरीके से गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चलाई इस देश के अंदर, ठीक है। जैसे कि जो हमारी जुडिशरी होती है, जिसको न्यायपालिका कहा जाता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका में यहाँ पे एक मतभेद रहा है। देखो, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होती है। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन आपने बचपन में पढ़े हैं, ठीक। क्या? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या काम करती है? ये लॉ बनाती है, रूल्स बनाती है, ये उसको एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं। ये उसको प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी। और तीनों सेपरेट होती हैं, ये तीनों अलग अलग होती है। बताया ये गया है कि किस तरीके से जुडिशरी में और एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमेशा एक मतलब यहाँ पे टकराव देखने को मिलता रहा है। अब देखो आगे बढ़ो। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, इसमें ये बताया गया है कि 1971 के चुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी हटाओ का नारा तो दिया था, पर वो अपने उस काम को कर नहीं पाए। क्यों? उस दौरान क्या हो गया था? क्योंकि देखो, बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ गया था। जैसे इसमें बताया गया है 80 लाख, देखो इसमें, देखो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, इसमें बताया गया है कि लगभग 80 लाख लोग जो आपका ईस्टर्न पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आए थे। और इसके बाद पाकिस्तान से एक भारत को युद्ध भी करना पड़ा था, एक लड़ाई भी करनी पड़ी थी। देखो 71-72 के बांग्लादेश की बात हो रही है, उसके दौरान एक युद्ध भी करना पड़ा था। और उस युद्ध में अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया था। अमेरिका भारत को सहायता इससे पहले दिया करता था, जब तक लाल बहादुर शास्त्री की गवर्नमेंट रही, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट के समय भी ये सहायता हमें मिलती रही। लेकिन इस लड़ाई के बाद वो सहायता मिलनी बंद हो गई। कीमतों में एकदम से उछाल आ गया। प्राइसेस इंक्रीज 23% इन 1973 एंड 30% इन 1974। सन 73 में ये 23% और सन 74 में 30% तक कीमतों में बढ़ोतरी हुई, इजाफा हमें देखने को मिला है। अब देखो, औद्योगिक विकास की दर दिन पे दिन नीचे गिरती चली गई। मानसून फेल्ड इन 1972-1973, मानसून भी फेल हो गया, बारिश भी नहीं हो रही है। तो हुआ क्या? फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइन बाय 8%, 8% तक खाद्यान्न जो उत्पादन है वो भी हमारा नीचे गिर गया। अब देखो शॉर्टकट में समझेंगे इसको। तो होता क्या है, ये हुआ कि देश में जगह जगह इस बात को लेकर के विरोध आंदोलन होने लगे। तो क्या होता है, जो मार्क्सवादी और लेनिनवादी जो लोग थे, जो मार्क्सिस्ट थे और जो लेनिन, देखो मार्क्सिस्ट लेनिन, नाउ माओसिस्ट, इनको आज की तारीख में माओइस्ट कहा गया है। और ये मार्क्सिस्ट और लेनिन विचारधारा के जो लोग होते हैं, आप कहोगे मार्क्सिस्ट और लेनिन विचारधारा क्या है? मार्क्सिस्ट यानी कार्ल मार्क्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। कार्ल मार्क्स रूस की जो क्रांति थी उस दौरान हुए। इन्होंने हमेशा सरकार का विरोध किया है, सरकार के ये अपोज में रहे हैं। लेकिन वो टाइम सरकार के विरोध करने का था, वो समय ही ऐसा था। लेकिन कुछ लोग उनकी कंसेप्ट को आज भी फॉलो करते हैं। आज भी मतलब मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा का मकसद ही सरकार का विरोध करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की विचारधारा को रखने वाले लोगों ने विरोध किया। कुछ नक्सलवादी लोग इसमें जुड़ गए, नक्सलवादी के बारे में अलग से बताऊंगा। और देश में आंदोलन शुरू हुए। अब गुजरात और बिहार में मूवमेंट चलते हैं, विशेष तौर पे यहाँ गुजरात और बिहार के मूवमेंट की बात बताई गई है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है गुजरात और बिहार के मूवमेंट में। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्य में मतलब क्या था, उस समय कांग्रेस की सरकारें थी, ठीक है, जैसे इसमें बताया गया है। सन 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने क्या किया, जो खाद्यान्न था, जितना भी फूड था, उनकी बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में एक आंदोलन छेड़ दिया। एक आंदोलन, एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। और इस आंदोलन ने एक इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि ये धीरे धीरे पूरे गुजरात में तो फैलता है और राष्ट्रीय स्तर पे फैल जाता है। अब देखो इसमें फिर बताया गया है कांग्रेस ओ पार्टी, ठीक है, हु वाज द मेन रिवरल ऑफ इंदिरा गांधी व्हेन ही वाज इन द कांग्रेस, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कांग्रेस ओ के जो एक प्रमुख नेता थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने राज्य में चुनाव करवाने की मांग करी कि आप गुजरात राज्य में दोबारा से चुनाव करवाओ, नहीं तो मैं भूख हड़ताल पे बैठने को तैयार हूँ। वो बंदा भूख हड़ताल पे बैठने के लिए राजी हो रहा था कि अगर चुनाव नहीं करवाओगे, क्योंकि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस यहाँ पे
मनमानी कर रही है, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है और कांग्रेस उस ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रही है। तो होता क्या है, इन जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बताए गए हैं, इन स्टूडेंट्स ने, इन छात्रों ने इस आंदोलन को इतना भारी भरकम रूप दे दिया कि ये मतलब पूरे देश में फैल गया। और 1975 के जून के महीने में गुजरात में फिर से एक इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में कांग्रेस हार जाती है, वहाँ गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। देखो, फिर 1974 की मार्च की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स केम टुगेदर इन बिहार टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग प्राइस, फूड सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। अब बिहार के अंदर स्टूडेंट्स ने आंदोलन छोड़ दिया, किसके अगेंस्ट? राइजिंग प्राइसेस, मतलब कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है। फूड सेक्रेटरी, ठीक है, हमें खाद्यान्न सुरक्षा चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट से मुक्ति चाहिए, बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, करप्शन से मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, इन सब ने, छात्रों ने, जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण आपको अलग से पढ़ना है, जयप्रकाश नारायण को बुलाया कि हम ऐसे ऐसे का आंदोलन करना चाहते हैं और आपको हमारा नेतृत्व करना है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अगर ये आंदोलन अहिंसक रहेगा, देखो उन्होंने कहा है कि रिमेन नॉन व्योलेंट, अगर अहिंसक रहेगा तो मैं आऊँगा, और विल नॉट लिमिट इटसेल्फ टू बिहार, और बिहार की सीमा के अंदर रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, तो मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। जयप्रकाश नारायण आते हैं और ये आंदोलन चलता है। जयप्रकाश नारायण demanded the dismissal of the Congress government in Bihar and gave a call for total revolution. टोटल रेवोल्यूशन के लिए एक मांग करी, एक संपूर्ण क्रांति की उन्होंने मांग करी, और कहते हैं कि कांग्रेस को यहाँ से, बिहार से इस्तीफा दे देना चाहिए, इसको हटाने की यहाँ पे मांग करते हैं, ठीक है। एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर इन ऑर्डर टू एस्टेब्लाइज व्हाट ही कंसिडर्ड टू बी ट्रू डेमोक्रेसी। यानी जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की उन्होंने मांग उठाई है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, का आह्वान वो करते हैं, और साथ में सच्चे लोकतंत्र, ट्रू डेमोक्रेसी की स्थापना की जा सके, ऐसा उन्होंने कहा। बिहार की सरकार में एक सिलसिला चल पड़ा, बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से वहाँ पे मना कर दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये अगले पेज पे आओ, अगले पेज पे इसको समझेंगे चीज़ को। अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप सीधे इस टॉपिक पे आइए, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट जुडिशरी से मतलब है कि न्यायपालिका से सरकार का एक संघर्ष होता है। तो देखो, इसमें बताया गया है, पिछले साल वाली बुक में हमने पढ़ा है, इसमें बताया है, दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी had many different with the judiciary. Do you remember the discussion about the long drawn conflict between the parliament and the judiciary? You have studied this last year. आपने पिछले साल की किताब में ये कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि न्यायपालिका और सरकार के बीच में संघर्ष का बहुत किन स्थिति में हुआ है। देखो, इसमें मैं बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये पार्लियामेंट में देखो, ये इशू था एमरजेंट, कैन द पार्लियामेंट एब्रिज्ड फंडामेंटल राइट। यानी कि सरकार ने क्या पूछा न्यायपालिका से, सरकार कह रही है कि संपत्ति के अधिकार में काट-छाँट कर सकते हैं क्या। पहले तो संपत्ति के अधिकार से पहले तो मतलब यही पूछा है, संपत्ति के अधिकार में कोई काट-छाँट की जा सकती है क्या। तो न्यायपालिका उसको मना कर देती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय इस काम के लिए मना कर देती है। अच्छा, अधिकारों की मतलब कटौती आप नहीं कर सकते, उसमें आप एक नई चीज़ भले ही जोड़ सकते हैं। फिर कहते हैं कि मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है क्या, फंडामेंटल राइट कम किए जा सकते हैं कि नहीं, फंडामेंटल राइट भी कम नहीं किए जा सकते हैं। फिर तीसरी चीज़ वो पूछ रहे हैं, थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैड इमर्जेंट, पार्लियामेंट एवरेज फंडामेंटल राइट। देखो, इसमें जो तीसरी बात बताई गई है डीपीएसपी को लेकर के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ को लेकर के बताई गई है। क्या कि इसमें सर ये पूछा जा रहा है, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए, डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए, ये लिखा है देखो, thirdly the parliament amend the constitution saying that it can abridge fundamental rights for giving effect of directive principle.
यानी कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रभावी बनाने के लिए फंडामेंटल राइट में कमी की जा सकती है क्या? तो वहाँ पर भी जुडिशरी मना कर देती है कि जी नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, उसमें आप कोई कमी नहीं कर सकते। ये विवाद और बढ़ता चला गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब ऐसे में केशवानंद भारती, देखो केशवानंद भारती केस, ये केस क्या होता है बच्चों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैं इसको गूगल ड्राइव पे डालूंगा। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, वहाँ से उसको आप डाउनलोड करके देखना, क्योंकि पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब केशवानंद भारती जुडिशरी से ये पूछते हैं, न्यायपालिका से ये पूछते हैं कि क्या संविधान में मतलब संशोधन किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। केशवानंद भारती एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, इसको अलग से पढ़ाया जाता है, लेकिन इस साल ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो कुल मिलाकर के केशवानंद भारती के केस में सरकार फैसला देती है कि नहीं, संविधान में आप मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकते, मीन्स आप फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन नहीं कर सकते, और सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इस फैसले के बाद सरकार क्या करती है कि न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस चुने जाते थे ना, उसको चुने जाने का तरीका ही बदल देती है। चुने जाने का तरीका कैसे बदल देती है कि जो सीनियर जज होते थे उसी को चीफ जस्टिस बनाया जाता था हर बार, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो जज बनाए गए हैं ए एन रे को यहाँ पे जज बना दिया गया है, चीफ जस्टिस बना दिया गया है। 3 जजेस एंड अपॉइंटेड। ठीक है, तो जो इसमें क्या था, सीनियरिटी ऑफ 3 जजेस, 3 जज सीनियर बैठे थे उनसे, उनको साइड कर दिया गया है। उनको साइड करके सरकार ने अपना नया जज बना दिया है, ताकि सरकार अपनी मनमानी इसमें कर सके। देखो उसके बाद है आपातकाल की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो बच्चों थोड़ा इसको मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझो। 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया, इस पैराग्राफ में क्या है बता देता हूँ, कि इंदिरा गांधी को अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वह सांसद नहीं रही, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये एक इलेक्शन पिटीशन डाली गई थी, किसके द्वारा, ये डाली गई थी राजनारायण के द्वारा। राजनारायण ने एक पिटीशन यानी याचिका डाली थी कि इंदिरा गांधी अगर देश में ऐसा कर रही हैं, उनके शासन से कोई खुश नहीं है, तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि इंदिरा गांधी को मतलब कि अब सांसद नहीं बने रहने दिया जा सकता, फिलहाल उनकी सदस्यता रद्द की जाती है, और अगर उन्हें प्रधानमंत्री बने रहना है तो उन्हें 6 महीने के अंदर अपने आप को सांसद बन के दिखाना पड़ेगा, यह सिद्ध करना पड़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को खारिज कर दिया, उस पर क्या कर दिया कि स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड, देखो ये है ना हर ए पार्शली स्टे, उस पर पार्शली स्टे, आंशिक स्टे लगा दिया कि नहीं, ऐसा आप अभी नहीं कर सकते, इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, बस ये है कि वो संसद की गतिविधियों में कोई भाग नहीं ले सकती। ठीक है, अगला टॉपिक क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स, यानी संकट और सरकार का फैसला। अब देखो जब बात दिन पे दिन बढ़ती चली गई और माहौल और बिगड़ता गया देश के अंदर, तो अब क्या होता है, आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है, और इसमें क्या लिखा, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो क्या होता है कि इंदिरा गांधी जो उस समय के प्रेसिडेंट थे फ़खरुद्दीन अली को क्या कहती है, उनको कहती है कि आप देश के अंदर इमरजेंसी लगा दीजिए, क्योंकि देश में एक आंतरिक गड़बड़ी का माहौल बन चुका है। ठीक है, जगह जगह देश में आंदोलन हो रहे हैं, ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर सकती। यानी पहले देखो इंदिरा गांधी ने जुडिशरी को अपने हक में लिया, और इधर क्या कर रही है, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये हमारे संविधान में लिखी हुई बात थी। ये देखो इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको अब बच्चों समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको समाप्त किया है बाय 1978 का 44 अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन नियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया। इसका नाम बदल के आर्म्ड रेबिलियन कर दिया, सशस्त्र विद्रोह, सैन्य विद्रोह, इंदिरा गांधी ने क्योंकि इसका दुरुपयोग किया था। तो 350 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी, आपातकाल लगा दिया, और आपातकाल लगने से आपको पता है कि जो पूरे देश की शासन व्यवस्था होती है, राज्य की शासन व्यवस्था, वो केंद्र के हाथ में आ जाती है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्या बात, ये उस समय के अखबार की कटिंग बताई गई है, इमरजेंसी लग गई देश में। अब आगे आ जाओ, आगे इसमें क्या बताया गया है कि इसके जो है कॉन्सिक्यूस क्या हुए, इसके परिणाम क्या हुए आपातकाल के। तो आपातकाल के परिणाम देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरे पेज में क्या बताया गया है
कि इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जो अपोजिशन के लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है खबर छापने की, प्रेस पे मतलब रोक लगा दी कि आप अपनी मर्जी से कोई खबर नहीं छापेंगे, खबर छापेंगे तो हमें दिखा के छापेंगे। अब विरोध में जिन लोगों ने देखो जो जिन्हें पद्म अवार्ड मिले थे उन लोगों ने अपने पद्म अवार्ड यहाँ पे वापस कर दिए हैं कि हम इस चीज़ से खुश बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब ऐसे में देखो क्या होता है, संसद ने संविधान के सामने कई चुनौतियां खड़ी करी। इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसके बारे में बताया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने में एक संशोधन हुआ और इस संशोधन अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को चुनौती बिल्कुल भी नहीं दे सकते। अब देखो इसी दौरान आता है आपका 42वां 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संविधान संशोधन होता है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, वो इसी दौरान हुआ है। तो इंदिरा गांधी ने देखो क्या करा, इसमें इंदिरा गांधी ने एक चालाकी और करी। इसमें उसने कह दिया कि जो लोकसभा का टाइम होता है ना, जो विधायिका का टाइम है सरकार का, उसे 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया। ये देखो, एक्सटेंड फ्रॉम 5 to 6, ये कर दिया ना, एक्सटेंड फ्रॉम 5 to 6 ईयर, इसको 6 साल कर दिया, ताकि जो 1976 में चुनाव होने थे 71 के बाद 76 में, अब उनको आप 78 में कर सकते हो। आपको अब समय मिल गया है 1 से 2 साल का। ठीक है, आप स्थितियों को सही करके उसके बाद में चुनाव कर लीजिए, तो यहाँ पे एक फ़ायदा हो गया। अब देखो ये बताया, इसको छोड़ो, ये कुछ नहीं है। क्या आपातकाल जरूरी था, ये पूछा जा रहा है। वाज द इमरजेंसी नेसेसरी, तो इसमें बताया गया है कि नहीं, आपातकाल बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे मतलब इंदिरा गांधी ने एक मनमानी करी और जो एक आंतरिक गड़बड़ी शब्द है, इंटरनल जो डिस्टर्बेंस है, उसका दुरुपयोग किया है। लेकिन कुछ लोग थे जो इंदिरा गांधी के फॉलोवर्स थे, जो उनका कहना है कि नहीं, ये सही हुआ। ठीक है, खैर अब बात यह है कि व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान मतलब ऐसा क्या हुआ। तो इमरजेंसी के दौरान देखिए इसमें खाली ये बताया गया है कि जो मतलब खेतीहर मजदूर जो हुआ करते थे उनका जो मजदूरी होती थी उसमें सुधार आया है, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति हुई, आदि मामले ये सब शामिल थे। यानी कि सरकार, क्या होता है कि सरकार को अब एक किस्म से थोड़ा सा रियलाइज़ होने लगा कि देश में मतलब एक विद्रोह हुआ। ये विद्रोह हुआ ही क्यों, इस विद्रोह की नौबत ही क्यों आई है। ठीक है, तो इसके दौरान देखो फिर इसमें बताया गया है कुल 676 जो लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है, 676 नेताओं की इसमें गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, और जो साधारण लोग थे वो भी 1 लाख के करीब थे। ठीक है, 1,11,000 लोग थे, उन पर पाबंदियाँ लगाई गई। अच्छा, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975 की रात 2 बजे मौखिक आदेश मिला कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखो इस चैप्टर में मैं आपको फटाफट निचोड़ बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। फिर इसमें लास्ट में बताया है कि पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, इमरजेंसी के बाद का जो राजनीति थी वो कैसी थी। इमरजेंसी के बाद में, इमरजेंसी के बाद में बच्चों अब क्या होता है कि अब दोबारा से फिर चुनाव होते हैं। विपक्ष ने इस बात पे जोर दिया कि मतलब चुनाव करवाए जाने चाहिए इस देश के अंदर। अब आता है सीधे सीधे लोकसभा इलेक्शन 1977 की बात करते हैं। मैं आपको निचोड़ बता देता हूँ। देश में एक नई पार्टी बनी, नाम था जनता पार्टी। ठीक है, नॉन एज जनता पार्टी। जनता पार्टी लीडरशिप कर रहे थे जगजीवन राम। ठीक, अब देश के अंदर फिर से एक इलेक्शन होता है और लोकसभा का इलेक्शन होता है और पहली बार इस देश में ऐसा देखने को मिला, यहाँ पे लिखा है कि कांग्रेस चुनाव हार गई। 300 देखो 542 में से 330 सीट जनता पार्टी के जो गठबंधन थे उसको मिली और अकेली जनता पार्टी को 295 सीट मिली। और पहली बार नॉर्थ इंडिया से, जिसमें देखो लिखा है इसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ इंडिया से कांग्रेस बुरी तरह हार जाती है और पूरे देश के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता गवर्नमेंट में बताया गया है कि आपने सरकार तो बना ली लेकिन चला नहीं, आनी रही आपको सरकार। केवल ये सरकार कितने दिन चली जनता पार्टी की, ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकी। जनता पार्टी की सरकार 18 महीने ही चल सकी और 18 महीने के बाद ये सरकार गिर गई। मोरारजी देसाई को उसे प्रधानमंत्री जरूर बनाया गया था, लेकिन ये अपने जो आंतरिक मतभेद थे उनको समाप्त नहीं कर सके, क्योंकि अलग अलग पार्टीज ने मिलकर के ये एक पार्टी बनाई थी। ठीक है, इसलिए चल नहीं सकी, तो ये सरकार गिर गई। दोबारा फिर इलेक्शन होते हैं 1980 में। देखो जनवरी 1980
इन विच द जनता पार्टी सफर्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट। ये मतलब उसके बाद जनता पार्टी हार जाती है और दोबारा से फिर कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर बनती है। ठीक है, आखिरी में बताया है लिजेसी यानी विरासत। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि कैसे कैसे इस मतलब देश के अंदर एक डेमोक्रेसी पर संकट आया है, कैसे कैसे क्राइसिस आया है। कि पहले देखो एक बार चैप्टर पूरा मैं निचोड़ देता हूँ, घुमा देता हूँ। अच्छा बड़ा चैप्टर है। इसमें देखो पहले तो बताया गया है कि इसकी मतलब क्या है, एक ग्राउंड क्या है, इमरजेंसी क्यों नौबत आई लगाने की, एक मतलब कार्यपालिका में और न्यायपालिका में विवाद था। इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट, देश के अंदर किस तरह से महंगाई बढ़ती चली गई, अर्थव्यवस्था गिरती चली गई, क्यों लोग मजबूर हुए आंदोलन के लिए। तो देखो गुजरात और बिहार में मूवमेंट शुरू होते हैं बहुत बड़े स्तर पे और जो राष्ट्रीय बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे आपने पढ़ा कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी के साथ सरकार की क्या लड़ाई चली, क्या मतभेद हुए कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपना ही जज बैठा दिया उस समय की केंद्र सरकार ने। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, फिर देर किए बिना एक दिन अचानक से इंदिरा गांधी मतलब इमरजेंसी का ऐलान कर देती है और उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस जो एक वर्ड था उसका दुरुपयोग किया। ठीक है, उसका दुरुपयोग करते हुए पूरे देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, अब उसके बाद में मतलब उसके फिर परिणाम क्या हुए वो आपको बताया गया है। ओके, आगे चलो। वाज द इमरजेंसी नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी थी? जी नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं थी, इसको लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। व्हाट हैपन ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ। ठीक है, लेसन ऑफ द इमरजेंसी, इससे हमें क्या मतलब एक मतलब परिणाम मिला, इसका क्या सीख मिली, इससे बाद में क्या हुआ। पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी के बाद की राजनीति सी कैसी रही इस देश के अंदर। 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ, एक जनता पार्टी बनाई गई थी, जनता पार्टी उस चुनाव में जीत गई, कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। किसको कितनी सीट मिली यहाँ बताया गया है। लेकिन जनता गवर्नमेंट ज़्यादा दिन ना चली, जनता गवर्नमेंट भी 18 महीने ही चल पाई। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, 18 महीने ही चल पाई, उनके आपसी मतभेद थे जो सुलझ नहीं पाए। फिर विरासत में बताया गया है कि कांग्रेस किस तरीके से मतलब एक के बाद एक मतलब के संकट आया कांग्रेस पे, लेकिन बाद में आखिरकार सरकार कांग्रेस की ही इस देश के अंदर बनी रही। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का देखो लास्ट में फोटो भी दिया गया है। तो बच्चों मैं अब इसके बाद एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा और जो इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़े गए हैं उनकी बात करता हूँ।